हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से उस लेक्चर को देखे होंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी विषम पोषी पोषण के तरीके के बारे में। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसके हम लोग मोड के बारे में जाना था, यानी तरीके के बारे में जाना था कि न्यूट्रिशन किन किन तरीकों से किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारे फूड के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट्स मौजूद होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी को हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और इस न्यूट्रिशन को लेने के जो तरीके होते हैं, हम लोगों के पास दो तरीके होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑटो वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, प्रिपेयर करना। यानी इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ अलगी आते हैं। मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपने खाने को बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है, जो कच्ची सामग्रियां यूज होती है ताकि वो खाना बना सके, उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है। और वो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और वहां पर कन्वर्जन, रिएक्शन और रिडक्शन वगैरह जैसी फिनोमेना होती है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को जानते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या तो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूंगा तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप लिखते जाएंगे, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म depends on other organisms or plants डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूंगा कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होते हैं, वो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अंतर्गत हम और आप भी आते हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एनिमल्स हैं, वो सब के सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फॉल करते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कितने पार्ट्स में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखते जाएंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर मैं कुछ ऐसे टाइप्स की बात करूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो सबसे फर्स्ट में आप लिखेंगे वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स। सेकंड जो आप मेंशन करेंगे वो होगा पैरासाइट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेटरोट्रॉपिक के अंदर आते हैं। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा होलोजोइक, एंड द फाइनल एंड फोर्थ कह सकते हैं ये भी कि सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सेप्रोफाइट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कहेंगे इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डिपेंड्स होते हैं, जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग। कहेंगे डेड
एंड डिकेइंग, सड़े गले चीज़ों से वो अपना न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, यानी उससे अपना आहार लेते हैं। उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स के अंदर लेते हैं, यानी उसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये हमारा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर, जैसे इसमें ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँगा तो जो मशरूम होते हैं, ये मशरूम वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। अगर मैं बात करूंगा, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सड़े गले चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं और वो एज अ इन्वायरमेंटल फ्रेंड के जैसा वो डिटर्जेंट का काम करते हैं, उसे साफ करने का काम करते हैं। तो वो भी जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी सड़े गली चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि वल्चर की बात करेंगे तो वो मरी चीज़ों पर अटैक करता है, वो जिंदी चीज़ों को भी खाता है, लेकिन कह सकते हैं कि जो वो है ना, वो डेड जो एनिमल्स होते हैं उसको अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सेप्रोफाइटिक के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, यानी विभेद करते हैं, अटैक करते हैं, उस पर हमला करते हैं। पेनिट्रेट ऑन टिश्यूज या सेल की बात करें, टिश्यूज और सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के जो सेल होते हैं उस पर वो अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उसकी जो बॉडी में जो पहले से प्रिपेयर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो सक कर लेते हैं और वो अपना खाना प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा लाइस की बात करें, यानी जू की बात करें, तो लाइस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, हमारे सरों के ऊपर जू पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमें जान से मारते नहीं हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँगा लीच, जिसे जोंक से कहते हैं, तो ये जो लीच होते हैं, ये लीच भी जो होता है ना, ये हमारे बॉडी के सेल पर अटैक करते हैं और हमारी बॉडी के जो ब्लड होते हैं ना उसे वो चूस लेते हैं। इसका मतलब ये हमारे सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं, विभेद करते हैं, और वहाँ से हमारे बॉडी में बने बनाए न्यूट्रिएंट्स को वो अपना न्यूट्रिएंट्स की तरह ले लेते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक प्लांट्स की अगर मैं बात करूँगा तो वो होता है कैस्काटा। आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हम लोग हिंदी में अमरवेल कहते हैं। ये पेड़ों के ऊपर सेवइयों के जैसा पीले कलर, येलोइश कलर में होता है, ये पेड़ों के ऊपर रहती हैं, और वो पेड़ जो अपना न्यूट्रिएंट्स बनाता है उस न्यूट्रिएंट्स को वो ले लेता है और वो अपने आप को सर्वाइव करता है। तो ये कैस्काटा हमारा पैरासाइटिक के अंदर आएगा, ये पैरासाइट्स है। होलोजोइक में वो एनिमल्स आते हैं, जैसे हम लोग होलोजोइक के अंदर आएंगे, जो क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत ज़्यादातर वो एनिमल्स आते हैं जो फूड को डायरेक्ट इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, जैसे कि काउज हो गए, जिराफ्स हो गए, बफेलोज हो गए, है ना। हम लोग भी इसके अंदर आते हैं, और आपको पता होगा कि बफेलोज क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड को इनगल्फ कर लेते हैं, खेतों में जाते हैं, घास को डायरेक्ट खा लेते हैं, और बाद में क्या करके बैठ करके उसे फिर से बॉडी की बाहर माउथ में फिर लाते हैं, माउथ में लाने के बाद उसे रिच्यू कर करके उसे फिर से अंदर कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि उसके पास एक अलग स्टमक के अलावा एक एरिया होता है, हमारे जैसे पेट है तो उनके एक अलग एरिया होता है जहाँ पर रूमिनेंट्स यानी उसके अंदर रीमेन जमा होता है, कर्ड जमा होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि होलोजोइक के, मैंने आपको बता दिया कि होलोजोइक में वो एनिमल्स आते हैं जो अपने फूड को लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, यानी डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे होलोजोइक के अंदर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट थिंग्स है हमारे पास वो सिम्बायोटिक। ये एक तरीके का रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप में बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। अगर मैं बोलूँगा कि इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, यानी दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको छोड़ करके बाकी जो चीज़ें हैं
वो एक दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा लीच का, तो लीच को तो हमारे बॉडी से ब्लड मिल जाएगा, क्या हमें उससे कोई फायदा है? नहीं फायदा है। इसका मतलब ये है कि सिम्बायोटिक में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे, जो एक दूसरे के लिए फायदा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा कि आप देखते होंगे कि जो बफेलोज होती हैं उनके ऊपर में बगुला बैठ जाता है, यानी पक्षियां बैठ जाती हैं, और वो क्या करती हैं उसके बॉडी से जो उसमें जो लाइस होते हैं, लीच होते हैं, जो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उसके खून को चूस रहे होते हैं, तो क्या करते हैं पक्षी उसको चुन लेती हैं। और आपको पता होगा कि इससे दोनों को फायदा है, यानी बफेलो को भी फायदा है और उस पक्षी को भी फायदा है। कैसे? उसको अपना खाना मिल गया और बफेलो के बॉडी से उन चीज़ों को की सफाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों को फायदा होगा, यानी ये हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है लाइकेन प्लांट्स। अगर मैं बात करूँगा इसमें जो एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा वो लाइकेन पॉपुलर है, जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। और ये जो लाइकेन है मेरे प्यारे बच्चों, लाइकेन में अलगी और फंगस ये दोनों होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि जो अलगी होते हैं इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन फंगस जो होते हैं इसके पास नहीं होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, यानी ये इसे फूड बना करके देता है तो एक उसे वाटर प्रोवाइड करवाता है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे पास हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्लांट्स पर या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग 4 तरीके के इसके टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में सबसे पहले मैंने कहा सेप्रोफाइट, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड द फाइनल इज सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक दूसरे के लिए दोनों फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है क्या? नहीं, तो उसमें तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो डेजर्ट्स में हमारे पास जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली वो पैरासाइटिक होते हैं, और पार्शियली वो जो होते हैं वो आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि वो प्लांट्स अधिकतर जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें हम लोग जानेंगे एनिमल्स में किस तरीके से होता है, और क्या कहते हैं, और अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। हम बात करेंगे उनके बारे में एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अमीबा होता क्या है। अमीबा एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है, और ये स्टिल वाटर में, यानी जहाँ पानी ठहरे हुए होते हैं जैसे कि तालाब का, खेत का, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसके बारे में मैं बता दूं तो अमीबा एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसकी बॉडी में केवल और केवल एक सेल होता है, और ये जितने भी लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, जो कुछ भी हो, वो एक ही सेल से परफॉर्म करता है। इसलिए इसका सिंपल बड़ी स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूं अमीबा के बारे में, तो अमीबा का जो शेप होता है वो नो फिक्स्ड शेप, यानी इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें से इसका शेप कैसा होता है, तो आप कैसे भी बना सकते हो। और यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जो इसका सेंटर पार्ट में होता है, और यहाँ पर जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, तो मैं बताऊं कि इसका नाम क्या है, तो या आप बताओगे इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है,
सेल मेम्ब्रेन होता है जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, और अगर मैं ये जेली लाइक स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। तो अमीबा एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका बॉडी से कोई फिक्स नहीं होता है, और इसका जितने भी लाइफ प्रोसेस के फंक्शन है वो एक सेल से परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो तो वो एक ही सेल से होगा, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, कुछ भी हो तो ये एक ही सेल से परफॉर्म करेगा। अब ये अपने खाना को कैसे लेता है, किसी भी फूड पार्टिकल को अपने अंदर कैसे इनटेक करता है, उसे डाइजेस्ट कैसे करता है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि ह्यूमन में मोड ऑफ ह्यूमन का जो खाना लेने का तरीका है वो कैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमीबा, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये अमीबा है, और अमीबा के इसको न्यूक्लियस कहते हैं सेंटर पार्ट को, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको डाइजेस्टिव फ्लूइड कहते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, अब इसको इसे अपने अंदर लेना। ये फूड पार्टिकल, अब बोलोगे सर हम लोग तो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन अमीबा क्या खाता है? तो मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे घास जो होते हैं ना, ग्रास होते हैं, उसको लेते हैं, छोटे छोटे जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास फूड पार्टिकल है, और इस फूड पार्टिकल को ये अपने अंदर लेना चाहता है, तब क्या करेगा? हमारे पास तो एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हैंड से खाने को पकड़ेंगे, उठाएंगे, माउथ में डालेंगे, फिर हमारे पास बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना। हमें हमारे माउथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टंग उसे मिक्स करेंगी, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, और टीथ उसे कट करेंगी। ऐसा क्या अमीबा भी होता है? क्या उसमें भी हाथ होते हैं? क्या उसमें भी दांतें होती हैं? क्या उसका भी जीभ होता है, टंग होता है? ऐसा नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को इस तरीके से बना लेता है ताकि इसको ये कवर करता जाए और अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाए। यानी ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर उसे इंटर कर दे ताकि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है उसे डाइजेस्ट कर दे। तब क्या करेगा कि ये जो अमीबा है ये अपने आप का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये फूड पार्टिकल जो हमारा यहाँ था ये इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये जो फिंगर लाइक टाइप का प्रोजेक्शन बना इसे हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। ये पूछा जाता है, इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फिट यानी पैर। तो ये अपने आप को, अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लेता है कि उसमें एक फॉल्स फीट आ जाता है, एक झूठे मोटे का एक पैर का जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, जिससे वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले ले। अब क्या होगा कि ये फूड पार्टिकल को ये अपने अंदर क्या कर लेगा, ये अपने अंदर ले लेगा, यानी फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका यहाँ पर डाइजेशन होगा। ये जो फूड पार्टिकल है, अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा? डाइजेशन होगा। ओके, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड के लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इस जगह पर क्या हुआ। इस जगह पर फूड को अंदर लिया गया, इसे कहते हैं इंजेशन। फूड को अपने अंदर लेने का प्रोसेस इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। इंजेशन फर्स्ट थिंग, सेकेंड में क्या हुआ? डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा? इस बार इस साइटोप्लाज्म के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद, तो मैं आपको बताऊं थर्ड थिंग क्या होगा। फर्स्ट मैंने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, यानी बॉडी के अंदर लिया जाएगा, ये फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड क्या होगा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, जिसे हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड थिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जब छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा तब यहाँ पर होगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो प्रोसेस होगा, ये एसिमिलेशन में उसे एब्जॉर्ब, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी आ सकता है, इसको अलग हम पहले एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ एसिमिलेशन। जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर होगा वो होगा एक्सक्रीशन। क्या होगा? एक्सक्रीशन। इसी को हम लोग इजेशन के नाम से भी जानते हैं।
और यहाँ बड़ी सी वेस्टेज को बाहर निकाला जाएगा, यानी जो अनडाइजेस्टेड होंगे इसको बॉडी से डायरेक्टली थ्रू आउट द बॉडी, यानी उसी से डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा, और ये हमारे अनवांटेड चीज़ें होंगी। तो अमीबा में इतनी सारी प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले फूड को अंदर लिया जाएगा, फिर उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, फिर उसे बॉडी के अलग अलग क्या कहते हैं कि उसे उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लिए जाएंगे और बॉडी में अलग अलग पार्ट तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर एक्सक्रीशन यानी जो अनवांटेड चीज़ें होंगी उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है अमीबा में न्यूट्रिशन। अब मैं आपको समझाऊँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, यानी हम और आप किस तरीके से फूड को लेते हैं, और वो फूड हमें माउथ में तो ले लेते हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है ये नहीं पता चलता है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ह्यूमन में डाइजेशन, ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसके बाद हमारा न्यूट्रिशन यहाँ ख़त्म होगा। न्यूट्रिशन के बाद जो सेशन आएगा वो रेस्पिरेशन का आएगा, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का आएगा। आई होप आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।